हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी जहां पर छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड हाउ डू वी डायग्नोस डायबिटिक न्यूरोपैथी, और किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज एक तो उसके टाइप्स ऑफ नेफ्रोपैथी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, एंड देन हाउ डू वी डायग्नोज डायबिटिक न्यूरोपैथी। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 4 तरीके की न्यूरोपैथी मैंने आपको कल बताई थी। सबसे पहले है डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस। सो द डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ न्यूरोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। जैसे कि नाम खुद से बता रहा है, तो डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व, यानी कि अगर अपर एक्सट्रीमिटीज में लेंगे तो आपकी बाजू, आपके हाथ, आपकी उंगलियां। अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज पे लेंगे तो आपकी आपकी लेग्स, आपका फुट, आपके टोज। सो दीज वुड बी इन्वॉल्व and it is the most common type and it is quite troublesome as well. अब इसमें सिम्टम्स किस तरीके से आते हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि फाइबर की लेंथ के हिसाब से आते हैं। मैंने बताया था कि इन डायबिटीज स्मॉल नर्व फाइबर्स आर इन्वॉल्व फर्स्ट, फॉलोड बाय द लार्ज नर्व फाइबर्स। उसके सिम्टम्स मैं कल बता चुकी हूँ। तो उसके बाद कहीं मोटर न्यूरोपैथी पाई जाती है। तो ज्यादातर जो देखा जाता है वो सेंसरी न्यूरोपैथी और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के सिम्टम्स होते हैं। तो सेंसरी न्यूरोपैथी में अब इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? इसमें सिम्टम्स होंगे हाइपरेस्थीसिया। हाइपरेस्थीसिया से मेरा मतलब है कि जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव हो गई है, उसका पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम हो गया है, जरा भी छूते पेशेंट को बहुत दर्द होता है। या फिर डिसएस्थीसिया। डिसएस्थीसिया से मेरा मतलब है एबनॉर्मल अनप्लेजेंट पेन हमेशा चल रहा है। या फिर कॉन्टैक्ट एलोडाइनिया। कॉन्टैक्ट एलोडाइनिया से मेरा मतलब है कि छुआ कुछ ऐसी चीज है जिससे कोई दर्द नहीं, नॉन पेनफुल स्टिमुलस से भी पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको जो आपको डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी में पाए जाएंगे। अब डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी के कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हैं। ऐसा नहीं, देखो मैंने कल भी बताया था कि डायबिटिक न्यूरोपैथी इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। आफ्टर हैविंग एक्सक्लूडिंग ऑल अदर कॉजेस, तभी हम डायबिटिक न्यूरोपैथी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो बिकॉज इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, सो वी नीड टू एक्सक्लूड। तो इसमें क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस और हो सकता है? तो इसके डीडीज मोस्टली हैं जैसे कि डिफ्यूज सिमेट्रिक डिस्टल पॉलीन्यूरोपैथी, इन्फ्लेमेटरी, डिफ्यूज इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी, ये सबसे कॉमन है। इसमें डायबिटीज का कॉज नहीं है लेकिन कुछ इन्फ्लेमेटरी कॉज हैं। देन देयर आर सर्टेन न्यूरोटॉक्सिक ड्रग्स। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके चलते आपकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन बहुत कॉमन है, बिकॉज जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उनको न्यूरोपैथी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, यानी कि परनीशियस एनीमिया। जिन लोगों को, डायबिटिक लोगों को मेटफॉर्मिन बहुत लंबे समय तक चल रही है, बिकॉज मेटफॉर्मिन क्या करती है, B12 डेफिशिएंसी करती है। तो जिन लोगों को बहुत समय से मेटफॉर्मिन चल रही है उन लोगों में परनीशियस एनीमिया यानी कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी ज्यादा पाई जाती है, और विटामिन B12 डेफिशिएंसी से फिर न्यूरोपैथी आती है। कुछ इनहेरिटेड न्यूरोपैथीज भी होती है। आपके रीनल डिजीज से भी न्यूरोपैथी आती है, हेवी मेटल पॉइजनिंग से भी न्यूरोपैथी आती है। कुछ कैंसर्स हैं जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, माइलोमास, इनसे भी न्यूरोपैथी आती है। हाइपोथायरॉयड स्टेट से भी न्यूरोपैथी आती है। तो ये सारी सिचुएशंस, ये सारी चीजों को एक्सक्लूड करने के बाद ही
हम पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी है कि नहीं है उसमें ग्रेड करेंगे। तो ये हुई बात डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी की। अब है, मैंने आपको बताया था एक होती है फोकल न्यूरोपैथी। तो फोकल न्यूरोपैथी में कुछ नहीं है कि एक सिंगल नर्व फाइबर है या कुछ नर्व बंडल्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आ गई और न्यूरोपैथी हो जाती है। और फिर है आपकी प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी, जो मैंने आपको बताई थी कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी आपके हिप्स पे हो सकती है, आपके बटक्स पे हो सकती है, आपकी थाइस पे हो सकती है, टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन होती है, तो ये न्यूरोपैथी होती है। अब है कि जैसे ये मैंने आपको बताया डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी है, तो हर साल एनुअली व्हेन यू आर चेकिंग अ डायबिटिक पेशेंट, तो कुछ ऐसे नर्व टेस्ट के लिए पेशेंट को बोलना चाहिए ताकि हमको ये पता रहे कि उसको ये न्यूरोपैथी सेटिंग तो नहीं हो रही। तो ज्यादातर मैंने आपको बताया इसके सेंसरी सिम्टम्स हैं या इसके ऑटोनॉमिक सिम्टम्स हैं। अब है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। मैंने पहले भी बताया कि ऑटोनॉमिक जो न्यूरोपैथी है वो कई सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है, जिसमें कि सबसे कॉमन कार्डियक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट इज कि जो कार्डियक न्यूरोपैथी है it itself is a cause of cardiac morbidity and mortality other than बाकी कुछ भी हार्ट के कॉजेज हों जिसके कारण जैसे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफॉक्शन या जो भी कुछ हो रहा है, कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी खुद से ही एक ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है जिससे कि पेशेंट की डेथ या उसको हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। अब क्या सिम्टम्स होते हैं जब पेशेंट को कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है? सबसे पहले है रेस्टिंग टेकीकार्डिया, मतलब वो बैठा भी है तब भी उसकी पल्स रेट बहुत तेज है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी कि पेशेंट उठ के खड़ा होगा या लेट के खड़ा होगा तो एकदम बीपी ड्रॉप कर जाता है, तो ऐसे लोग एकदम गिर जाते हैं। फिर है कार्डियक डीनर्वेशन, जो कार्डियक की सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक या कहीं ना कहीं वो नहीं हार्ट को सप्लाई कर पा रही है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड हार्ट रेट। इन लोगों में फिक्स्ड हार्ट रेट आ जाता है। फिक्स्ड हार्ट रेट से मेरा मतलब है चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, हल्की करो, ज्यादा करो, सो के उठो, कुछ भी करो, आपको आपका हार्ट रेट फिक्स्ड खड़ा है, वो चेंज नहीं होता। सो पेशेंट को एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाता, जिसको कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है। फिर सबसे जो भयानक और फेटल है दैट इज सडन कार्डियक डेथ ड्यू टू सडन मैलिग्नेंट अरिथमियाज। ऐसे अरिथमियाज हो जाते हैं यानी कि जो पल्स रेट है, जो रिदम है हार्ट की, वो बिल्कुल खराब हो जाती है, जिससे कि पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। फिर नेक्स्ट सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है वो आपका है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में गैस्ट्रिक सिस्टम। तो गैस्ट्रिक सिस्टम में थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहीं पर भी हो सकती है। तो बिगनिंग फ्रॉम द ईसोफेजियल एंटीरोपैथी, मोस्टली इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन कैन बी अकम्पनीड बाय डायरिया। Then there is gastroparesis. Gastroparesis क्या होता है कि जो आपकी स्टमक के मसल्स हैं उनको जो नर्व सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, जिसके चलते पेशेंट को मतलब जो उसकी बाउल की मोटिलिटी है वो स्लो हो जाती है और उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और कई दफा पेशेंट को फीकल इनकॉन्टिनेंस भी है, पेशेंट को पता नहीं चलता बाउल की मोटिलिटी का और उसकी रेक्टल इनकॉन्टिनेंस यानी कि उसकी फीसेस उसको पता भी नहीं चलता और वो निकल जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली हैं गैस्ट्रिक में। फिर है स्यूडोमोटर डिस्फंक्शन। स्यूडोमोटर डिस्फंक्शन में है गस्टेटरी स्वेटिंग। स्वेटिंग से क्या है कि जब मरीज कुछ खाना खा रहा है तो कान के पीछे का एक छोटा सा स्किन पैच होता है जहां पर पसीना आना शुरू हो जाता है। या फिर एनहाइड्रोसिस, पेशेंट की स्वेटिंग नहीं हो रही है और पेशेंट की स्वेटिंग नहीं होने से क्या होगा कि उसकी चमड़ी जो है बिल्कुल ड्राई, क्रैक्स, फिशर्स,
तो ऐसे में हमको पैर को चेक करना बहुत जरूरी है, पैरों को, बिकॉज अगर फिशर्स बन गए या ड्राइनेस आ गई तो कहीं ना कहीं वो फुट जो है वो हाई रिस्क फुट है for the development of ulcer and then infection and then gangrene, so that can be categorized as a diabetic foot. Yeah, we can say it is a high risk diabetic foot. और पेशेंट में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में भी है। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम से मेरा मतलब है मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फीमेल्स में विजाइनल ड्राइनेस है, फीमेल्स जिनको बहुत लंबे समय से डायबिटीज है उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यानी कि उनको पता भी नहीं चलता और उनका पेशाब निकल जाता है, या फिर उनको कहते हैं कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी हो जाता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर से मेरा मतलब है कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसमें जो नर्व सप्लाई है, जो मैसेज नर्व्स देती हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड को या आपके ब्रेन को, वो जो मैसेज देना है फ्रॉम द ब्लैडर टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाता है, तो उसमें फिर मरीज को बहुत ज्यादा परेशानी होने लग जाती है। या सिस्टोपैथी है, सिस्टोपैथी में 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो क्या होगा कि जो ब्लैडर है वो बहुत हाइपोटोनिक हो गया है, यानी कि उसकी टोन कम हो गई है, डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो पोस्ट वॉइडल यूरिन ज्यादा ब्लैडर में बच जाता है, यानी कि पेशाब करने के बाद भी पेशाब जो है वो ब्लैडर में है। फिर है कुछ वेसोमोटर सिस्टम्स। वेसोमोटर से मेरा मतलब है जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी या तो कंस्ट्रिक्शन या उनकी डायलेटेशन, तो उससे फिर पेशेंट को कई तरीके की परेशानियां आ सकती हैं। तो ये बात हो गई हमारी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने आपको बताया है। अब है बात हाउ डू वी डायग्नोज इट। तो देखिए बहुत तरीके के टेस्ट आ चुके हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर तरीके के टेस्ट को करें, बिकॉज बहुत हाई लेवल के टेस्ट हैं जिनका बहुत ज्यादा जवाब नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आप एक अच्छी हिस्ट्री लें और फिजिकल एग्जामिनेशन करें। आप अच्छी हिस्ट्री लेने से, फिजिकल एग्जामिनेशन करने से, देखिए इसकी जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया है, द ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी इज अ डायबिटिक फुट। तो अगर आप एक अच्छी हिस्ट्री, अच्छा एग्जामिनेशन करेंगे, यू विल वेरी मच बी एबल टू कम टू द कंक्लूजन कि ये, और जब उसका पैर पेशेंट का एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हाई रिस्क फुट है या नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ, कुछ उनके बीपी मेजरमेंट्स या कुछ उनकी हार्ट रेट मेजरमेंट्स विद सर्टेन मैन्योवर्स, जो मैं थोड़ा सा भी आपको बताऊंगी, वो करने जरूरी है ताकि आप कार्डियक न्यूरोपैथी, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी को भी डिटेक्ट कर सकें। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था फुट एग्जामिनेशन के टाइम पे कि क्या टेस्ट करने हैं, तो एक तो मैंने आपको बताया था कि 10 ग्राम की मोनोफिलामेंट टेस्ट है, जो प्रेशर देता है 10 ग्राम का, पेशेंट उसको भी फील नहीं कर पाता। फिर मैंने आपको बताया था कि वाइब्रेशन विद द ट्यूनिंग फॉर्क है, फिर है वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड, फिर है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स जो कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के लिए देखा जाता है, फिर है उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम न्यूरोपैथी चेक कर रहे हैं ना, और फिर है एंकल और नी जर्क्स, ये सब हमको देखने जरूरी है, क्योंकि इन द लॉन्गर रन पेशेंट में, देखिए इनिशियली मैंने बताया था कल भी, इनिशियली पेशेंट को पेन होगा, बर्निंग पेन है, प्रिकिंग पेन है, लैंसिनेटिंग पेन है, पर धीरे धीरे क्या होता है कि वो पेन खत्म हो जाता है क्योंकि सब्सटेंस पी निकलनी बंद हो जाती है और पेशेंट को नंबनेस, टिंगलिंग आ जाती है। धीरे धीरे वो सारे के सारे रिस्पॉन्सेज, यानी कि जो प्रोप्रियोसेप्शन, जॉइंट पोजीशन या टच, वाइब्रेशन, ये सारे सेंसेशन खत्म हो जाती है ना। तो ये सब मैंने कल आपको बताया भी था। तो ये सारी चीजें डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी में धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये इन सब चीजों को चेक करने के लिए फिर हम एंकल रिफ्लेक्सेस और नी रिफ्लेक्सेस भी चेक करते हैं, बिकॉज ये सारे रिफ्लेक्सेस भी फिर खत्म हो जाते हैं। फिर कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी चेक करने के लिए
चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमने हार्ट रेट वेरिएबिलिटी देखनी है। मैंने बताया कि फिक्स्ड हार्ट रेट आ जाता है, तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक तो हम देखते हैं डीप ब्रीदिंग के दौरान। पेशेंट बहुत डीप ब्रीथ करता है, उस टाइम हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी देखते हैं। एक अगर नॉर्मल मरीज है तो उसकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है वो मोर देन 15 होगी, वेयरएज जो कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है उसकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी लेस देन 10 होगी। फिर है हमको देखना है कि पेशेंट बैठ के उठता है तो उसकी हार्ट रेट में क्या चेंज आता है, हार्ट रेट ऑन स्टैंडिंग। तो नॉर्मल व्यक्ति का मोर देन 15 और जो कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है उसका लेस देन 10। फिर हम देखते हैं हार्ट रेट पेशेंट का वैल्सेल्वा मैन्यूवर करा के। वैल्सेल्वा मैन्यूवर होता है कि नाक बंद करो, इस तरीके से करने के बाद हम हार्ट रेट चेक करते हैं कि जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका मोर देन 1.2 रहेगा और वेरेज जिसको कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है उसका लेस देन 1.2 हो जाएगा। फिर जैसे कि मैंने बताया कि पोस्टुरल हाइपोटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में। तो जब पेशेंट लेट के या बैठ के उठता है तो एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर गिरता है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा नहीं गिरता, लेकिन जिसको कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है उसका 30 मिलीमीटर से भी ज्यादा ब्लड प्रेशर गिरता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है या नहीं है, कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो डीप ब्रीदिंग, हार्ट रेट विद डीप ब्रीदिंग है। इसी तरीके से जो मैंने आपको हाई रिस्क डायबिटिक फूड चेक करने के लिए कहा, उसमें अमेरिकन डायबिटीज ऑफ एसोसिएशन कहती है कि आप मोनोफिलामेंट टेस्ट जरूर करें, उसके साथ बाकी के टेस्ट में से कोई एक टेस्ट करें। मोनोफिलामेंट के साथ कोई एक टेस्ट करें, चाहे आप वाइब्रेशन देखें, चाहे आप वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड देखें, चाहे आप एंकल एंड नी जर्क देखें, प्लस मोनोफिलामेंट टेस्ट एंड आइदर ऑफ वन टेस्ट। फॉर कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी यू विल चेक ओनली द हार्ट रेट विद डीप ब्रीदिंग। सो आज की क्लास यहीं पर खत्म। आज हमने देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरोपैथी, व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड हाउ डू वी डायग्नोज न्यूरोपैथी। थैंक यू।